हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था दैट हम एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हम हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है या एसएससी है, वहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकें, राइट। एंड जो हमारे साथ एडवांटेज ये है कि एनसीईआरटीज में कॉन्सेप्ट्स या जो फैक्ट्स है वो अपडेटेड नहीं है विद द रीसेंट फिगर्स, बट हम ये लेक्चर सीरीज में हर एक फैक्ट्स को अपडेटेड करके लेके आए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जैसे अगर हम रिकॉल करें कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोवर्टी के बारे में समझा था, राइट। एंड पोवर्टी में हमने एक एग्जाम्पल लिया था ऑफ अ वुमेन नेम्ड एज रानी। हमने रानी का एग्जाम्पल लिया था। अब रानी का एग्जाम्पल अगर हम रिकॉल करते तो रानी क्या थी? रानी एक सिंगल मदर है जिसके 3 बच्चे हैं और वो कहाँ रहती है? वो एक अर्बन स्लम में रहती है ऑफ मुंबई, कि मुंबई के अर्बन स्लम में रहती है, राइट। अब ये तीनों बच्चों के लिए जो रानी के लिए मेजर टास्क क्या होता है कि एज अ मदर उनके लिए 2 टास्क है कि अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई करवाना और दूसरा उनको रेगुलर फीड करना, खाना, यानी कि उनको खाना खिलाना। दैट इज द चैलेंजिंग टास्क, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। सो रानी एज अ मदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक स्लम एरिया में रहते हैं तो वो कई सारे टाइप के काम करती है। वो मेजरली काम करती है एज अ हाउसमेट टाइप के। तो हाउसमेट पे कहीं पे साफ सफाई कर रही है, कहीं पे खाना बना रही है या कुछ और टाइप का काम कर रही है। तो ये मेजर रानी का काम होता है और ये काम से वो पैसा इकट्ठा करती है और ट्राई करती है कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सके या अच्छा उनको खाना खिलवा सके। बट होता क्या है कि जो अर्बन एरियाज में जो स्लम होते हैं, यानी कि जो पोवर्टी का फिगर रहता है, जैसे हमने कल क्या समझा था दैट इंडिया में ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 364 मिलियन पीपल जो है इंडिया में वो पुअर है, राइट। 364 मिलियन पीपल इन इंडिया आर पुअर। अब ये पुअर में मेन चीज क्या होती है कि दे आर वेरी मच वल्नरेबल। वल्नरेबिलिटी में क्या रहती है कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लोकल मार्केट। तो जब रानी अपने लिए जो खाना लेगी, अपने बच्चों के लिए जो खाना लेगी, तो उसके लिए वो कहाँ से डिपेंड रहेगी? वो डिपेंड रहेगी ओवर दी लोकल मार्केट, कि वो लोकल मार्केट पे डिपेंड रहेगा। अब जब आप एक लोकल मार्केट पे डिपेंड रहते हो तो आपको जो प्राइसेस होते हैं वो होलसेल प्राइस पे नहीं मिलता है, यानी कि आप लार्ज स्टॉक में लेते हो तो आपको होलसेल प्राइस मिलता है। तो ये क्या करते हैं, ये डेली के हिसाब से लेते रहते हैं। अब जितना ज़्यादा डेली के हिसाब से लेते हैं ना, उतना ज़्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आता रहता है, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड जो इनका जो काम होता है वो डेली लेबर के हिसाब से मिलता है कि आपने आज इतना काम किएगा तो आपको उतना पैसा मिला जाएगा और उस पैसों से आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो। सो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी मच चैलेंजिंग टास्क। सो जस्ट लाइक पोवर्टी, जैसे हमने समझा था कि पोवर्टी जो हमारे लिए एक स्टैटिस्टिक्स है या फिगर है, वो पीपल लाइक रानी एंड राजा के लिए वो एक रियलिटी है। Among them, the reality, the number one example of reality is the food insecurity. That means कि sometimes रानी को ये भी वंडर होता होगा कि वो आज अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, राइट। सो रानी इज जस्ट अ मेयर एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे टाइप के लोग हैं इंडिया में, दैट इज ऑलमोस्ट 364 मिलियन पीपल इंडिया में जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, राइट। तो हम हमारा आज का टॉपिक फूड सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि हम खाना खिलाने में कहाँ इशू हो रही है, किस तरीके से हम, सरकार क्या कर रही है, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है और करंट डेटा क्या आ रहा है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो ये क्या रिफर करता है? इट रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो ये 3 चीज़ों पे ये फोकस करता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं बेटर तरीके से? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया रानी का। अब एक तरफ है रानी की डिमांड्स है, एक तरफ है रानी की डिमांड्स और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो फूड हो रहा है उसकी सप्लाई है, ठीक है। यानी कि रानी के डिमांड्स है, खाना खाने के लिए डिमांड रहेगी और फूड की सप्लाई रहेगी। अब इसमें क्या चीज़ें फैक्टर रहता है, क्या चीज़ें डिटरमाइनिंग रहती है? सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि ये डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या इतना सप्लाई है? दैट मीन्स द क्वेश्चन इज अवेलेबिलिटी। क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है
फूड की। अब अवेलेबिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं कि उतना प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि अवेलेबिलिटी, कि जितने फूड की डिमांड है क्या उतना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स क्या उतनी सप्लाई हो रही है। सो दैट मीन्स वो क्या सिग्निफाई करेगा, द नंबर वन थिंग इज द अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबिलिटी सिग्निफाई करता है। सेकेंड चीज जो आ जाती है वो हो जाता है कि चलो आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, राइट। सो वंस आपने प्रोडक्शन कर लिया तो अब क्या होता है कि वो प्रोडक्शन का ट्रांसपोर्टेशन भी करना होता है, यानी कि आपने खाना प्रोडक्ट कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, अब वो प्रोड्यूस हुआ हुआ खाना आपको लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल रानी के पास, तो आपको रानी के पास पहुंचाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार के साइड से होता है वो रानी के लिए क्या मैटर करेगा, दैट इज द एक्सेसिबिलिटी, कि यहां पे वो एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करेगी। तो दैट इज फर्स्ट क्या हो गया, पहला है कि रानी की जितनी डिमांड थी उसका उतना सप्लाई मिलना चाहिए, दैट मीन्स प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी, वो प्रोडक्शन को जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो वो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बनेगा। अब थर्ड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है दैट इज कि रानी के पास इनकम कितनी है। रानी के पास जितनी इनकम होगी, फर्स्ट मतलब इसके अंदर दो मेजर चीजें इंपैक्ट करती है। पहली चीज क्या आ जाएगी, इनकम, और दूसरा आ जाएगा प्राइसेस, कि मेरी जितनी इनकम है क्या वो इनकम में मैं अनाज खरीद सकता हूं। तो यहां पे बात आ जाएगी मेरे अफोर्डेबिलिटी की, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, जिसके लिए मेजर चीज जो मैटर करती है दैट इज दी प्राइसेस। ओके, प्राइसेस आ जाएगा या इनकम आ जाएगा, ये दोनों चीजें मैटर करेगी, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो फूड है उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी है और उसकी अफोर्डेबिलिटी है, तो वो फूड सिक्योरिटी के अंदर आता है। अगर वो चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर मैं एक्सेसिबिलिटी नहीं है या फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कि मैं फूड इनसिक्योरिटी है मेरी लाइफ में। तो वही चीज से इसको डिमांड किया जाता है कि फूड सिक्योरिटी क्या रिफर करता है, टू द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल पीपल एट ऑल काइंड ऑफ टाइम्स, राइट। और यही उसका एग्जाम्पल है जो हमने देखा, दैट इज द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इसका मेजर एग्जांपल आया था कोविड-19 के टाइम पे, जहां पे हमने जो चीज़ समझी थी कि कोविड-19 के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया था, कि हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया था, दैट मीन्स दी सप्लाई चेन मैकेनिज्म तो जो था वो पूरा ही डिस्टर्ब हो चुका था। सो दिस वाज द प्राइम एग्जांपल, राइट। सो दिस इज द मीनिंग और वी कुड से द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी चीज आ जाती है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक काफी बड़ी वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी किसके लिए है, पुअर हाउस होल्ड्स के लिए है। दैट जो पुअर हाउस होल्ड्स है दे आर मोर वल्नरेबल टूवर्ड्स फूड शॉर्टेजेस, या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें फूड इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है। कैसे होती है, वन बाय वन हम ये फैक्टर को समझते हैं। जैसे सबसे फॉरमोस्ट जो फैक्टर होता है वो ये है कि उनकी इनकम काफी कम है, राइट। तो जब आपकी इनकम कम होगी तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते रहते हैं लाइफ में, तो उसके चलते क्या होगा कि आपके पास पैसा नहीं बचेगा। देयर आर चांसेस कि फ्लक्चुएशन आ गए, कहीं पे कोई अनसर्टेनिटी आ गई, आपके हेल्थ की इश्यू हो गया तो आपका ज़्यादा खर्चा हेल्थ पे हो गया, राइट। कुछ एजुकेशन का कुछ इश्यू हो गया तो उसके चलते क्या रहा कि आपने फूड सप्लाई के लिए या फिर फूड को खरीदने के लिए आपके पास इतना पैसा बचा नहीं, एंड दैट एक इशू क्रिएट कर दिया आपके लिए। ओके, सो दैट मीन्स इनकम इज वन ऑफ द फैक्टर। फिर सेकंड फैक्टर आ जाता है, जैसे हमने अभी देखा, द डिपेंडेंस ऑन लोकल मार्केट, कि आप जितना ज़्यादा लोकल मार्केट पे डिपेंड रहेंगे उतना ज़्यादा आप और वल्नरेबल रहेंगे, क्योंकि लोकल मार्केट में हम चीज़ें डेली के हिसाब से खरीदते हैं, राइट। अगर हम सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट आ गया, राइट, या फिर कोई और टाइप का सुपर मार्केट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, महीने डेढ़ महीने का साथ में राशन लेके आते हैं। वेरेज अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम डेली के हिसाब से चीज़ें परचेज करते हैं, एंड उसका वो एक इम्पैक्ट रहता है, राइट। थर्ड जो फैक्टर रहता है दैट वाई दे आर वल्नरेबल, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस रहता है, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो काफी ज्यादा पुअर होता है, दैट इज द पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि उनके पास पहले से ही वो कम न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं। तो और कम न्यूट्रिशन फूड खाएंगे तो वो और भी ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे, राइट। देन हमने एक फैक्टर समझा था कल इससे पहले वाली वीडियो में, दैट इज सोशल इक्वालिटी के बारे में हम समझा था, जहां पे हमने देखा था कि पॉपुलेशन लाइक SC एंड ST
का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल फेज है, राइट। तो SC ST का हमने स्ट्रगल समझी थी कि किस तरीके से एक सोशल स्टिग्मा क्रिएट हुआ है, एंड उसके चलते उनको ना ही एक्सेसिबिलिटी है अच्छी चीज़ों की और ना ही अवेलेबिलिटी है। तो जब आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपके पास अफोर्डेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ समझी थी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा था कि हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ इंपैक्ट इन द सेंस, जैसे अगर हम SC ST का एग्जांपल लेते हैं कि उनको अभी रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, बिकॉज इनके साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई है उसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो चुका है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यानी कि वो जनरेशन्स में चला जा चुका है, राइट। जैसे हमने बंगाल फेमाइन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बंगाल फेमाइन में ऑलमोस्ट कई सारे लोगों की डेथ हुई थी, जिसका एक जनरेशनल इम्पैक्ट आया था, यानी कि उसमें से ऑलमोस्ट एक से दो जनरेशन को टाइम लग गया था उससे ओवरकम करने के लिए। तो दैट वाज अ वेरी बिग फेमाइन जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। सो दैट मीन्स दीज आर दी एग्जाम्पल्स जो पुअर हाउस होल्ड है उनको और भी ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा है कि द इम्पैक्ट ऑफ कैलेमिटीज की कोई भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर्स होगा तो उससे दे आर चांसेस कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, उसके चलते हंगर एंड माल न्यूट्रिशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा बंगाल फेमाइन जो 1943 में है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, राइट। तो जब 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, सो दैट मीन्स कि 30 लाख लोग एक साथ डेथ हो गया, फेमाइन में उनकी डेथ हो गई। तो दैट मीन्स कि इसका जो इम्पैक्ट रहा होगा वो पूरी जनरेशन पे रहा होगा। सो दैट इज जनरेशनल इम्पैक्ट। इसे ओवरकम करने के लिए 1 से 2 जनरेशन निकल गई होगी, फिर भी वो इकोनॉमिकली पोवर्टी से बाहर आए होंगे, बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ ह्यूमन पोवर्टी। दैट मीन्स कि वो बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है द कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, कि फूड इनसिक्योरिटी का कॉजेज क्या है। तो सबसे बड़ा कॉज है, जैसा हमने देखा कि दैट पीपल आर पुअर, 364 मिलियन पीपल आर पुअर, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ है, जैसे हमने देखा SC और ST का देखा कि हाई लेवल्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी रहता है बिकॉज उनको डिसएडवांटेज ट्रीट किया जाता है। हमने एक एग्जांपल भी लिया था पोवर्टी में, हमने एक ट्राइब का एग्जांपल लिया था, दैट इज़ द गोंड ट्राइब ऑफ MP, कि वो किस तरीके से सोशल स्टिग्मा बना है डिस्क्रिमिनेशन का, उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ा। तो जो एक ट्राइबल पीपल थे वो आज के टाइम में एक मेयर अर्बन लेबर बन गए, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर पा रहे हैं समहाउ, ओके। एंड देन जो अर्बन कैजुअल लेबर आ जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, जैसे गोंड लेबर का ही देखा हमने, गोंड ट्राइब के लेबर था, दे आर पुअरली पेड, कैजुअल जॉब्स में कोई भी टाइप का सिक्योरिटी नहीं रहता, कोई भी टाइप की इनकम नहीं रहती कि वो अपनी न्यूट्रिशियस डाइट फुलफिल कर सके, पर्टिकुलरली इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली। सो दीज आर द सिटीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करती है फॉर पुअर पीपल, ओके। आगे बढ़ते हैं, दैट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे जो फॉरमोस्ट रहता है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये होता है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलते हैं। अब सब्सिडाइज रेट पे क्या रहता है कि जो भी राइस, व्हीट, शुगर है वो 1 रुपीज़ kg, 2 रुपीज़ kg या 3 रुपीज़ kg दिया जाता है। सो दैट इज द सब्सिडाइज रेट। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। एंड देन आता नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लाए गए थे, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो फूड सिक्योरिटी है ये एम करता है टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू 75% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। तो उसके लिए उसने एंटाइटलमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो एक्सेस कर सकेगा अपने फूड को एट सब्सिडाइज प्राइसेस में। देयर आर अदर ऑल्सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, MG नरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हम अभी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, राइट। बाकी इस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहेंगे टॉपिक स्पेसिफिक पे, ओके। सो अगर हम देखते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रोल समझते हैं, तो उसका रोल आ जाता है विद दी बफर स्टॉक। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964, राइट। कि एक्ट आया था एंड उसके 1 साल बाद दैट मीन्स इन 1965 में एक बॉडी बनाई गई दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
अब इसका 3 काम बताया गया कि इसका 3 काम रहेगा। सबसे पहला काम क्या है कि ये चीज़ों को प्रोक्योर करेगा। ये प्रोक्योर किससे करेगा? किसानों से प्रोक्योर करेगा। किस पे प्रोक्योर करेगा? एमएसपी पे प्रोक्योर करेगा, राइट। ये 1964 के एक्ट में बताया गया था। अब जब ये प्रोक्योर हो गया है तो ये प्रोक्योर होके क्या करेगा? ये अपने पास लेके जाएगा जहां पे ये स्टोरेज करेगा, राइट। ये स्टोर करेगा। अब इसको कोल्ड स्टोरेज बोल दो या बफर स्टॉक बोल दो, एवरीथिंग वो स्टोर करेगा। एंड जब स्टोर हो जाएगा तो फिर जैसे जैसे टाइम आएगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, सो दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, अगर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल को कहा जाता है दी सप्लाई चेन मैकेनिज्म, कि ये एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट आता है, स्टोरेज आता है और ट्रांसपोर्टेशन आता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है वो फॉर वेरियस पर्पस के लिए भी आ सकता है। फॉर पीडीएस के लिए आ जाएगा, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आ जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए आ जाएगा, एक्सेट्रा। सो दिस इज द सप्लाई चेन मैकेनिज्म। तो जो स्टोरेज आ जाता है, अब वो स्टोरेज में वो कोल्ड स्टोरेज करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये कोल्ड स्टोरेज को फिर यूज किया जाता है टू मेंटेन दी बफर स्टॉक, कि हमारे पास बफर स्टॉक कितना रहना चाहिए, वो चीज ये मेंटेन करते हैं, राइट। सो ये एक्चुअली काम है द वर्क ऑफ, हम कह सकते हैं द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बफर स्टॉक को मेंटेन करता है, राइट। सो अगर हम अभी का अगर फिगर देखते हैं, द फिगर ऑफ बफर स्टॉक अगर हम देखते हैं, तो एज ऑफ 2024 में ये 70 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन्स का हमने बफर स्टॉक बना रखा है, कि 70 मिलियन टन्स का हमने फूड ग्रेन्स का ऐसा बफर स्टॉक बना रखा है, जो हमें हेल्प करता है टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द पुअर हार्वेस्ट, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव यही है बफर स्टॉक बनाने का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, कि इन केस अगर अनअवेलेबिलिटी होती है या ड्यूरिंग शॉर्टेजेस में प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज रहेगी, राइट। एंड कोई भी तरीके का फेमाइन आता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम किया जाता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स टू डेफिसिट एरिया, कि जहां से सरप्लस बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहां पे एक बफर स्टॉक बन जाता है, और ये पूरा सिस्टम में अपडेट होता है पैन इंडिया लेवल पे, एंड जहां पे भी शॉर्टेजेस आ रहे होते हैं वो वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सो दैट मीन्स क्या होता है कि पहले वो प्रोक्योर कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है। सो दिस इज नोन एज सप्लाई चेन मैकेनिज्म, और यहाँ पे आ जाता है बफर स्टॉक, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज टू मेंटेन द बफर स्टॉक, राइट। बट देयर आर सेवरल चैलेंजेस इन फूड सिक्योरिटी। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई जहां पे पता चला कि एक साइड पे हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि गोडाउन्स में स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो पड़े पड़े सड़ जा रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। सो दैट मीन्स कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी। तो ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ क्यों हुई थी? बिकॉज यहाँ पे कई सारे इश्यूज हाईलाइट किए गए थे कि करप्शन हो रहा है सबसे पहली बात, और जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको पुअर क्वालिटी का फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है, राइट। सो रिपोर्ट इंडिकेट करती है दैट मीन्स अबाउट 30% ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द पीडीएस डू नॉट रीच द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, की वो बेनिफिशियरी के पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो या तो वो करप्शन हो जा रहा है, या वो सड़ जा रहा है, या तो हमारे पास सप्लाई चेन मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ना ही वो स्टोरेज हम अच्छे से कर पा रहे हैं और ना ही हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हम प्रोक्योर तो कर ले रहे हैं लेकिन उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे, और उसके चलते जो 30% ऑफ फूड ग्रेन्स है जो पीडीएस में बेनिफिशियरी के पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, राइट। एंड जो दूसरा इशू हो जाता है दैट इज द ओवर स्टॉकिंग एंड वेस्टेज। दैट मीन्स 2023 का एक डेटा आया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर ये बताया कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 7 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन जो है वो वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज इन एडिक्वेट लेवल पे है। दैट मीन्स हमारे पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि आप खुद सोचिए यार, 7 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वेस्ट हो गया, जो प्रोड्यूस किया गया था हमारे फार्मर्स ने फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर किया था, लेकिन वो स्टोर नहीं कर पाए तो वो वेस्ट हो गया, वो सड़ गया, वो खराब हो गया। सो दैट इज अ ह्यूज नंबर यार। आप एक साइड पे वेस्ट कर रहे हो और एक साइड पे लोग हंगर में रह रहे हैं, माल न्यूट्रिशन में हैं, वो पॉवर्टी में हैं,
तो दिस ह्यूज मिसमैनेजमेंट इज वाई बिकॉज ऑफ द करप्शन. हम कह सकते हैं दैट करप्शन इज कुड बी वन ऑफ द रीजन, या फिर हम कह सकते हैं द लैक ऑफ पॉलिसी मेकर्स, कि जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो यहाँ पे फोकस ही नहीं कर रही है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे डिस्पैरिटीज भी काफी ज्यादा हो रही है. जैसे स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार है, उनमें काफी ज्यादा इंसिडेंसेस हो जाते हैं फूड इनसिक्योरिटी के लिए, जहां पे पोवर्टी रेट एक्सीड कर जाती है 30%. दिस इज अ ह्यूज नंबर. कि अगर हम इंडिया का ओवरऑल देखते हैं तो 15% लोग पुअर है, बट अगर ये दो स्टेट्स का देखते हैं तो यहाँ पे इतनी रीजनल डिस्पैरिटी हो जाती है कि इनके पास माल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा हो जाता है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, कि वहां पे 30% से ज्यादा लोग पुअर बन जाते हैं. स्पेशली जब वहां पे देयर आर चांसेस कि फूड इनसिक्योरिटी हो गया या फिर फूड शॉर्टेजेस हो गए, तो ये टाइप का इशू क्रिएट होता है, राइट. वेरेज अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट समझे, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पहले समझा था, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या समझा था कि 1960s एंड 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया. अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, उसके अंदर कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुए, जैसे HYV सीड्स आए. अब HYV सीड से क्या हुआ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई. जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो इंडिया ने जो प्रोडक्शन हुआ करता था 1965 से 70s के बीच में, या 1965 से 1980s के बीच में, तो इट इंक्रीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 to 9 मिलियन टन्स ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन. कि ओवरऑल प्रोडक्शन में 8 to 9 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन इसके अंदर इंक्रीज हो गया, राइट. सो दैट वाज अ क्वाइट गुड पॉइंट. इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का और क्या इम्पैक्ट था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो हम सेल्फ सस्टेनिंग हो गए. दैट मीन्स कि एटलीस्ट इंडिया को वीट और राइस इंपोर्ट नहीं करना है, वो हम खुद से कर सकते हैं. और जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो रूरल इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, एंड उसके चलते वहाँ पे फूड सिक्योरिटी बढ़ गई. दैट मीन्स कि लोग फूड सिक्योर फील करने लग गए कि हमारे पास अब माल न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, हम खुद से चीज़ें उगा पा रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें जो इम्पैक्टफुल रहती है वो सब कर पा रहे हैं. ठीक है, अब अगर इसका हम आउटकम जैसे हमने देखा दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन, राइट, मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया. और 2023 का देखते हैं तो ऑलमोस्ट इंडिया ने 280 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया है हर साल, राइट. बट इसका मेजर चैलेंज क्या है, जैसे हमने देखा था HYV सीड का मेजर चैलेंज क्या है कि उसके अंदर इरिगेशन बहुत चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि इरिगेशन वाटर लेवल कम करती है, ग्राउंड वाटर लेवल कम करती है, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये एनवायरनमेंट को हार्म करती है बाय अल्टीमेटली डिस्टर्बिंग द सॉइल फर्टिलिटी, और उससे सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी. अब जब सॉइल फर्टिलिटी कम होती है तो धीरे धीरे हम डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाते रहते हैं. सो दिस इज द मेजर इम्पैक्ट, दैट दिस इज अ मेजर चैलेंज दैट ड्यू टू इंटेंसिव फार्मिंग के वजह से यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन होता है और वेस्ट डिप्लीशन रहता है. ओके, वैसे अगर हम करंट स्टेटस देखते हैं या फ्यूचर डायरेक्शन में देखते हैं तो जो ऑन गोइंग चैलेंज है दैट हमें एड्रेस करना है द नीड ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन जो है, एंड जो करंट कंटेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 है, या कोई भी टाइप का नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या इकोनॉमिक डाउनटर्न हो जाता है, तो उन सब में जो फूड इनसिक्योरिटी होती है पॉपुलेशन की, उसको ओवरकम करना है, राइट. सो स्ट्रेटेजिक गोल क्या है हमारा, दैट इनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दैट मीन्स कि जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसकी बात कर रहे हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है. हमारा स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट और ज़्यादा इंक्रीज करना है. एंड जो कॉल टू एक्शन ये रहेगा कि कोलैबोरेटिव एफर्ट रखना है बिटवीन गवर्नमेंट के लिए, NGOs के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए. सो दीज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए. ओके, सो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं दैट फूड सिक्योरिटी क्या है, ये वेरी क्रूशियल है, क्योंकि अगर मेरे पास फूड सिक्योरिटी होगी तो मैं अच्छे से खा पाऊंगा, मैं अच्छे से खा पाऊंगा तो मैं अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊंगा मेरे काम में, और जब मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा तब मैं और ज़्यादा काम कर पाऊंगा और ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा. जब मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा तो मैं एक्सपेंस कर पाऊंगा, और जब मैं एक्सपेंस कर पाऊंगा तो इकोनॉमी में पैसा घूमता रहेगा. तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए रहता है. बट पॉइंट है कि अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो वो काम नहीं कर पाता. तो यही चीज़ बोला कि हेंस इट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर द वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ पॉपुलेशन. एंड इसके लिए मल्टी फेस्ड अप्रोच चाहिए, दैट इज कंबाइनिंग पॉलिसी, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहिए. एंड जो फाइनल थॉट हम इस पे कह सकते हैं दैट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रियस फूड इज अ फंडामेंटल राइट,
राइट, दैट मस्ट बी अपहेल्ड। ये हमारे राइट टू लाइफ के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज भी किया हुआ है, तो इस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो. Coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.